आज हम लोग समझेंगे नीति आयोग के बारे में कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को सरकार को लाने की आवश्यकता पड़ गई। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से योजना आयोग को एलिमिनेट किया गया और नीति आयोग को लागू किया गया। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कैसे हुई और ये कैसे हटा है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि संसद में एक मंत्रिमंडल सचिवालय का संकल्प संख्या है 511/2/1 2015 CAB। इसका अर्थ है कैबिनेट। नीति आयोग का संकल्प संख्या है ये, ठीक है, 511/2/1 2015। तो सबसे पहले मैं समझा दूं कि कोई भी चाहे आयोग का गठन हो या फिर आयोग का विलोपन हो, अब ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से योजना आयोग को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जा रहा था उस टाइम में भी एक संकल्प पारित हुआ था कैबिनेट के थ्रू, उसी प्रकार से एक कैबिनेट के थ्रू नीति आयोग के लिए भी पारित हुआ है जिसका संख्या ये है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं ऐसे ही जानने के लिए बताया हूं। ठीक है, अब देखिए कि किस प्रकार से योजना आयोग, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि योजना आयोग को क्यों हटाया गया, नीति आयोग को क्यों लाया गया, इसमें क्या खास बातें हैं, उसको आप संक्षिप्त में बिल्कुल आसानी से समझेंगे। मेंस के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मेंस में लिखने के दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि नीति आयोग को सरकार को लाना पड़ गया और योजना आयोग को समाप्त किया गया। तो अब देखिए किस प्रकार से इसका मैं संपूर्ण उद्देश्य से लेके समाप्ति तक आप लोगों को विस्तृत में समझाऊंगा। गठन वर्ष देखिए, गठन कब किया गया। सबसे पहले योजना आयोग के बारे में देखते हैं। वर्ष 1950 में स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद में एक मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा आप देखेंगे कि इस प्रकार से स्थापित हुआ। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ। इसमें दो प्रमुख कारण थे, एक तो यूएसएसआर जिसको भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर, और दूसरा मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा ये स्थापित हो गया। अब देखिए इसका एम क्या था, एम ऑफ प्लानिंग का मिशन क्या था, ये देखिए एम था इसका देश के संसाधनों का सही आकलन। इसका प्रमुख एम था, 3 एम थे जिसमें देश के संसाधनों का सही आकलन हो, विकास की आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हो, और तीसरा महत्वपूर्ण था प्राथमिकता अनुसार संसाधनों का सही आवंटन। ये तो इसकी विशेषताएं थी, उस समय के अनुसार विशेषताएं थी जब आज से 65 वर्ष पहले की बात हो रही हो। तो क्योंकि जब ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और ये इसका विलोपन हुआ, उस समय लगभग 65 वर्ष हो रहे थे। तो 65 वर्ष पहले के समय के लिए देश के संसाधनों का सही आकलन के लिए, विकास की आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और प्राथमिकता अनुसार संसाधनों का सही आवंटन के लिए ये निर्माण किया गया था। लेकिन इसमें देखेंगे कि आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कई सारी खामियां थी जिसके कारण से इसे सरकार को हटाना जरूरी पड़ गया था। ठीक है, और इसके जगह पर ये देखिए इनकी खासियतें क्या है जिसके आधार पर लाया गया। जैसे नीति आयोग के लिए क्या है कि बाजार सेवा, दूसरा में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व में राज्यों का प्रमुख स्थान, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। और इसमें जो है टॉप टू बॉटम सिस्टम था, जबकि इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ठीक है, और इसमें क्या है कि देखिए विशेषज्ञों को स्थान दिया गया है, और इसमें क्या है, इसमें सबसे एक पावरफुल एजेंसी के रूप में वर्क कर रही थी कि आप देखेंगे कि वित्त आवंटन का कार्य भी करता था। लेकिन इसमें क्या है कि केवल वित्त आवंटन के लिए सलाह दे सकता है। लेकिन आप देखिएगा कि जब ऑलरेडी वित्त आवंटन के लिए सरकार के पास एजेंसी ऑलरेडी मौजूद है तो उसमें केवल सलाह ही लेना बिल्कुल सही है, जबकि ये वित्त आवंटन का कार्य भी देखता था। अब इसमें देखिए विशेषज्ञों का स्थान है, क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है जिसे हम लोग थिंक टैंक भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक दो और भी चीजें हैं जिसको ध्यान से देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया, जबकि इसके बदले इसी तिथि को नीति आयोग का जन्म हुआ। समाप्ति के प्रमुख कारण क्या क्या थे, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच था। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है कि केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां थी, राज्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें लिखा हुआ 50 वर्ष पुराना ढांचा वर्तमान युग की आवश्यकता अनुसार नहीं है। ये 50 वर्ष न होकर हम यहाँ 65 वर्ष भी कह सकते हैं।
ठीक है, लगभग 65 वर्ष, ऐसे अप्रोक्सीमेटली में यहाँ पे 50 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये 65 वर्ष होता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। अब ध्यान से समझ लेंगे। योजना आयोग को क्यों समाप्त किया गया, या फिर कहें कि योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित करने के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रश्न पूछ रहा है कि योजना आयोग को क्यों समाप्त किया गया। योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित करने के प्रमुख कारण का उल्लेख करें। देखिए, इसमें आप समझते जाइए कि किस प्रकार से योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया और किस प्रकार से योजना आयोग को समाप्त, क्या कारण थे कि उसको समाप्त करना जरूरी हो गया था। देखिए, योजना आयोग को समाप्त करने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा, टॉप टू बॉटम अप्रोच। और तीसरा, वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। ठीक है, वर्तमान में जैसे अगर आप देखते हैं, जैसे पहले बता चुका हूं कि लगभग 65 वर्ष पहले जो नियम कानून बने वो आज के लिए जरूरी नहीं है कि लागू हो। आज की थिंकिंग बदल चुकी है और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राज्यों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, जो कि योजना आयोग में दिखाई नहीं देती थी। अब देखिए आगे, इसको डिटेल में समझते हुए चलते हैं। योजना आयोग को समाप्त करने के 3 प्रमुख कारण थे। उसमें से पहला है राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं। योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था, जिसके कारण नई योजना के निर्माण में राज्य सहयोग की भूमिका में नहीं आ पाते थे। प्रत्येक राज्य को अपने राज्य के बारे में बेहतर ज्ञान होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी राज्य है अपने बारे में बेहतर जानता है। ठीक है, कोई व्यक्ति के बारे में भी यही सेम थिंकिंग और सेम चीजें अप्लाई होती है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा जानता है, लेकिन ये बातें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानती थी उस योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इस जानकारी को योजना आयोग द्वारा कोई भी सलाह सुझाव राज्यों द्वारा नहीं ली जाती थी। ये तो हुआ पहला कारण, जिसमें कि राज्यों से कुछ भी पूछताछ और किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं किया जाता था। तो पहला सबसे बड़ा कारण था कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसके कारण से योजना आयोग को समाप्त किया गया। उसमें से दूसरा कारण देखते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या है कि योजना आयोग सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर आधारित था। इसके आधार पर सभी योजनाएं केंद्रीय रूप से बनाई जाती थी। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या था एक्चुअल में टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच जैसे धन के आवंटन के मामले में भी राज्यों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता था। ये सबसे बड़ी बात है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच में सेंट्रल जो भी योजना बनाती थी वो सोचती थी कि केवल हम जो सोच रहे हैं पूरा का पूरा, जितने भी उस समय 28 राज्य या 29 राज्य जितने भी राज्य थे उनको वो एकीकृत करके एक समग्र विकास हेतु केवल योजनाओं के विकास, पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लिए कुछ योजनाएं बना दी जाती थी। लेकिन अगर कही जाए पर्टिकुलर किसी राज्य की भागीदारी तो वो नहीं हो पाती थी, जिसके कारण से एक ऑटोक्रेसी की तरह एक सेंट्रल में स्थिति बनती थी कि जो भी समझ में आया एजेंसी सेंट्रलाइज्ड एक नियम बना दी, उसको पूरे राज्यों में लागू कर दी जाती थी। लेकिन टॉप टू बॉटम अप्रोच को समाप्त करके नीति आयोग में क्या किया गया, बॉटम टू टॉप। पहले राज्य को समझा जाएगा कि राज्यों को क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से उनको क्या नियम और किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उसी अनुरूप उनको योजनाएं दी जाएंगी। ये बातें सामने आई नीति आयोग की बातों में। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो इसमें मेन रूप से जो भागीदारी थी वो राज्यों को दी गई। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से क्यों जरूरी पड़ गया योजना आयोग को हटाने के लिए। तो सबसे पहला आता है, आप ध्यान रखेंगे, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए दूसरा बड़ा कारण था टॉप टू बॉटम अप्रोच। और तीसरा बड़ा कारण है वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप योजना आयोग सही नहीं ठहरती थी। ठीक है, तो योजना आयोग में विशेषज्ञों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। योजना आयोग में विशेषज्ञों के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया था कि किस प्रकार से सभी क्षेत्रों से विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और किसी भी, जैसे कोई भी योजना बनाई जा रही है तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था। जबकि नीति आयोग के साथ में ऐसा ही बात है कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह को वरीयता दी जाती है। तो 3 बातें आप हमेशा याद रखेंगे। 3 बातें हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, दूसरी बड़ी बात है टॉप टू बॉटम अप्रोच था, ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण अपनाया जाता था कि जो ऊपर में है
उससे नीचे की ओर की दृष्टिकोण को देखा जाता है कि हम ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी जो नियम बना रहे हैं उसको तुम पहले फॉलो करो। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच हमेशा दिखाई देता था योजना आयोग में कि हम जो योजना बना रहे हैं उस सभी राज्यों को, चाहे वो राज्य फिट बैठता हो चाहे नहीं बैठता हो, उस राज्य को वही योजना लागू करना पड़ता था। जबकि नीति आयोग के साथ जस्ट अपोजिट है कि यहाँ राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है और राज्यों से पहले सलाह ली जाती है कि किस राज्य को किस प्रकार से नीति संगत और किस प्रकार से उनको व्यवस्थाओं और नियमों की आवश्यकता है और किस प्रकार से उनको योजनाओं की आवश्यकता है, उसके अनुरूप उनको योजनाएं दी जाती हैं और उनको प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन यही बातें फर्स्ट वाले में आप मान सकते हैं कि योजना आयोग में नहीं थी। उसमें एक तानाशाही जैसा रवैया था कि जो भी हम बना रहे हैं एकीकृत रूप से उसको आप सभी लोग मानिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 प्रमुख कारण हैं जिनसे कि योजना आयोग को समाप्ति की ओर बढ़ना पड़ा और समाप्ति की ओर अग्रसर होना पड़ा। राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं देने के कारण, दूसरा कारण था टॉप टू बॉटम अप्रोच, और जिसमें अपने को वरीयता दिया गया, केंद्र को वरीयता दिया गया, राज्यों को नहीं। और तीसरा वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप जो है अभी चेंज की बहुत ही आवश्यकता थी। तो अब चलते हैं आगे, जिसमें कि प्रश्न का सेकंड पार्ट था कि योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित करने के क्या कारण थे। तो ये वो कारण निम्न रूप से बताए गए हैं। आगे देखिए, यूपीएससी के मेंस में या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित करने के कोई 4 कारण बताइए। ठीक है, 5 कारण बताइए, 2 कारण बताइए, कुछ भी कारण पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या कारण प्रमुखता से आप बता सकते हैं, जिससे कि जो आपके सामने बैठे हुए इंटरव्यूअर हैं वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाए और आपको समझे कि हाँ, आपको पता है कि किस प्रकार से या क्या कारण है कि नीति आयोग को लाया गया। देखिए, प्रकृति के बारे में सबसे पहला तो आता है नेचर के बारे में। आप समझिए कि नीति आयोग का गठन बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सबसे पहले तो आप नीति आयोग के बारे में खासियत बताएंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है, बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग की जो प्रकृति और नेचर है वो बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दूसरा है नियोजन युक्तियां। ये नियोजन युक्तियां क्या है, आप ध्यान से समझेंगे। योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए। पहले योजना आयोग योजना निर्माण हेतु ऊपर से नीचे की ओर टॉप टू बॉटम अप्रोच के दृष्टिकोण को अपनाता था, जबकि नीति आयोग में नीचे से ऊपर की ओर, दैट मीन्स बॉटम टू टॉप अप्रोच के दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें राज्य की भागीदारी का विकास हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि पहला प्रकृति नेचर के बारे में, दूसरा राज्य नियोजन युक्तियों को आप हटा के ये भी कह सकते हैं कि राज्य की भागीदारी, या फिर कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे को बदल के आप क्या कह सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को अपनाया जाना नीति आयोग में। तो ये भी हेडिंग आप बना सकते हैं कि बॉटम टू टॉप अप्रोच। पहला प्रकृति रख सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं कि इस प्रकार से नीति आयोग को लाने के पीछे का सेकंड बड़ा सबसे कारण क्या था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जिसमें कि बॉटम टू टॉप अप्रोच अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो आप जान ही गए हैं कि नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें राज्य की भागीदारी का विकास हुआ है। ये आप सेकंड बताएंगे। अब थर्ड में आप चलिए, सहकारी संघवाद। अगर रिटर्न में भी आ जाता है तभी आप बहुत बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में भी आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिल सकता है कि आप यही अप्रोच आप अपना सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है कि योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित करने के क्या प्रमुख कारण थे। तो उनमें आप पहला प्रकृति, दूसरा नियोजन युक्तियां डालिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं दूसरा में बॉटम टू टॉप अप्रोच, जो कि जस्ट अपोजिट है योजना आयोग में दी गई नीति से। उसके बाद में थर्ड में है सहकारी संघवाद। इसमें आप समझेंगे कि सहकारी संघवाद क्या है। योजना आयोग पूर्णतः केंद्र की योजना थी। सबसे पहले तो देखिए, सहकारी संघवाद समझने से पहले ये समझिए कि योजना आयोग पूर्णतः केंद्र की योजना थी। इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण केंद्र और राज्य दोनों का समान प्रतिनिधित्व
की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। दोनों के समान भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था इसमें। ये अपनी नीति को याद रखेंगे कि लेकिन नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप सहकारी संघवाद के बारे में बताइए, अगर इंटरव्यू में है तो। अब जो इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप जवाब देते हैं उसमें से भी प्रश्न आपके उठाए जा सकते हैं। जैसे आपने सहकारी संघवाद के बारे में बता दिया कि लेकिन नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे हैं योजना आयोग के रेस्पेक्ट में। योजना आयोग को कह रहे हैं कि इसमें राज्यों की प्रतिनिधित्व या भागीदारी नहीं थी, लेकिन नीति आयोग में थी, उसी को सहकारी संघवाद कह रहे हैं आप। वो बिल्कुल सही होगा कि अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में आप समझा पाते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व योजना आयोग में नहीं था, जबकि नीति आयोग में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, यही सहकारी संघवाद है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में हमने देखा कि सहकारी संघवाद में योजना आयोग पूर्णतः केंद्र की योजना थी, इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ये बातें हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण केंद्र और राज्य दोनों का समान प्रतिनिधित्व है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण यह राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के रूप में कार्य करने में समर्थ है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो राज्य हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो वो एनडीसी के रूप में कार्य करने में समर्थ हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण देखेंगे कि यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया है। क्षेत्रीय परिषद का गठन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको योजना आयोग में देखने को नहीं मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद क्या है। तो देखिए, नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद क्या है। नीति आयोग में क्षेत्रीय मुद्दे या दो या अधिक राज्यों के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान है। अगर मान के चलिए दो राज्य में डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, दो या अधिक राज्य, तो तीन राज्य हैं, जैसे कोई नदी का ही विवाद हो, जो कि एक राज्य से होकर दूसरे राज्य से होकर तीसरे राज्य होते हुए, चाहे वो आपके अरब सागर चाहे बंगाल की खाड़ी में वो नदी गिर जाती हो, ठीक है। अब उससे रिलेटेड अगर मामला हो, जैसे कावेरी जल विवाद का मामला हो या किसी भी प्रकार का जो कि है, तो इसके लिए भी यहाँ पे स्थान दिया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, नीति आयोग में क्षेत्रीय मुद्दे या दो या अधिक राज्यों के बीच के मुद्दे को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान है। इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाया गया था, या संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे आपके पांडिचेरी और दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठते हैं। बाकी तो केंद्र शासित प्रदेश, बाकी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ के, उसमें तो मुख्यमंत्री नहीं बैठते हैं। तो जो मुख्यमंत्री बैठते हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, और बाकी जो राज्य हैं उनके भी मुख्यमंत्री, ठीक है। संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली और पांडिचेरी, उसके बाद में उप राज्यपाल, जैसे बाकी जो बच गए केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, तो वहां के उप राज्यपाल आएंगे, जो कि डायरेक्ट गवर्न होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्योंकि अब जैसा जानते हैं कि संघ शासित क्षेत्र पूर्णतः कंट्रोल्ड में होते हैं केंद्र सरकार के, तो वहां से आ जाएंगे एलजी का अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, वहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है क्षेत्रीय परिषद के गठन के रूप में। क्षेत्रीय परिषद के ये अंग होते हैं, ठीक है, योजना आयोग में, जबकि ऐसा कोई प्रावधान बिल्कुल नहीं था। तो आगे देखेंगे पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसके कारण से प्रतिस्थापित कर दिया गया योजना आयोग को नीति आयोग में, ये है वित्तीय आवंटन। देखिए वित्तीय आवंटन में क्या है, जहां वित्त आवंटन में योजना आयोग की प्रमुख भूमिका थी, वो सीधा फंड रिलीज करने का कैपेसिटी रखता था कि इतना पैसा जो है फलाने राज्य को, ये राज्य को, वो राज्य को, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था कि ये पंचवर्षीय योजना में झारखंड को इतना मिला, इस पंचवर्षीय योजना में बिहार को इतना मिला, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये केवल सलाह मात्र देती है कि, और जैसा कि आप पहले मैं बता भी चुका हूं कि ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, तो ये सलाह और आपको सजेशन देने का कार्य करती है, और नए नए सुझावों, और ये पूरे का पूरा वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनसे योजनाओं का निरीक्षण और सर्वेक्षण और एनालिसिस करती है, और उसके आधार पर देखती है कि कौन सी योजना यहाँ पे चलाने से सबसे बेटर है, उसको फिर उसी के जमीन और उसी के स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उन राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन की बात कहती है। तो ये आप देखते हैं वित्त आवंटन में कि जहां वित्त आवंटन में योजना आयोग की प्रमुख भूमिका थी, वहां नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं,
वित्त आवंटन में योजना आयोग की प्रमुख भूमिका थी, वहीं नीति आयोग एक सहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। तो इसका तो आप पूरे का पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें समझने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो पैसा रिलीज करने का कैपेसिटी योजना आयोग के पास थी, लेकिन नीति आयोग में ऐसा कोई भी कैपेसिटी नहीं रखा गया है। इनमें कैपेसिटी इतना ही है कि सलाहकारी संस्था के रूप में और आपको सजेशन और सलाह के रूप में दिया जा सकता है कि आप इतना पैसा फलाने राज्य को देने से अच्छा रहेगा, लेकिन फंड रिलीज वाला कोई भी मैटर यहाँ से नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का फंड रिलीज नहीं किया जाता है नीति आयोग द्वारा। ये बताया जा सकता है, ये सजेशन दिया जा सकता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जा सकता है, उसके बारे में सुझाव और सलाह मशवरा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि नीति आयोग द्वारा दिया गया सजेशन जिसमें वित्तीय आवंटन से रिलेटेड हो वो माना ही जाए। वो केवल सलाह दे सकती है, ठीक है। हो सकता है कि वो सलाह मान भी लिया जाए, क्योंकि ये एजेंसी ही है थिंक टैंक जिसमें से जो भी सलाह दी जाए, लेकिन ऐसा फंड रिलीज और मेन मैटर जो है वो रिलीज से रिलेटेड है वो नहीं किया जा सकता है। तो अब लास्ट देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषज्ञों को स्थान। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है कि यहाँ पे विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं पांचों को दोहरा देता हूं, 6 है टोटल। विशेषज्ञों का स्थान ये छठा है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं फटाफट रिवीजन आप लोगों का करवा दूंगा। देखिए नीति आयोग की संरचना में विशेषज्ञों को विशेष स्थान दिया गया है। इस कारण से नीति आयोग योजना की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक है, जबकि योजना आयोग में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। नीति आयोग की संरचना में विशेषज्ञों को विशेष स्थान दिया गया है, इस कारण से नीति आयोग योजना की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक है। जबकि आप देखेंगे कि योजना आयोग में विशेषज्ञों के लिए कोई खास स्थान नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों से बहुत से विशेषज्ञों को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन यहाँ पे विशेष स्थान प्राप्त है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि नीति आयोग का गठन और इसका प्रतिस्थापन वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक मैं बताना चाहूंगा क्विक रिवीजन में कि सबसे पहला तो आप देखेंगे कि प्रकृति के बारे में बताएंगे। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नीति आयोग को लाकर, ठीक है, ऐसा क्या सरकार ने ऐसा कर लिया कि नीति आयोग को लाया गया और योजना आयोग को भगा दिया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि योजना आयोग को भागना पड़ा, ठीक है। तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण में आप बताएंगे 5 कारण। पहला, प्रकृति ऐसी थी कि नीति आयोग का गठन बाजार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता था, ये एक प्रमुख कारण था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि आप ध्यान देंगे कि योजना आयोग में, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच था, लेकिन इसमें नीति आयोग में आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तीसरी सबसे बड़ी कारण में से आप बताएंगे कि सहकारी संघवाद, जिसमें कि आप योजना आयोग पूर्णतः केंद्र की योजना थी, इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित थी और वह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करती थी, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद का गठन है इसमें, जिसमें कि आपके मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, ठीक है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ये सभी आकर एक क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं, बताएंगे आप, जिसमें कि क्या होते हैं, ये अपनी स्टेट के बारे में सभी बातों को रखते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो अपने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूरी बातें बतलाता है कि वहां क्या आवश्यकता है और क्या योजनाएं उनको मदद कर सकता है, सेंट्रल द्वारा दिए जाने से उनको क्या फायदा हो सकता है, वो सभी बातों को वो रखते हैं। लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं किया गया था। योजना आयोग अपने ही मन मुताबिक चलती थी और थोड़ा बहुत एनालिसिस को ही मान के चलती थी कि हाँ एकीकृत रूप से और इंटीग्रेटेड रूप में वो इम्प्लीमेंट सभी राज्यों को कर दिया जाता था, ठीक है। और लक्ष्य आप देखते होंगे कि योजना आयोग में ज्यादातर कृषि पर तो कभी उद्योग पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन ये समग्र रूप से किसी भी राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सभी विचारधाराओं को और सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुधार करती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बढ़िया से बढ़िया स्थिति में देश को आगे लेकर जा रही है। तो यही कारण है कि नीति आयोग को लाया गया। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि इसकी आलोचना करने वालों में आप देखेंगे सीताराम येचुरी जी का नाम आपने सुना होगा, सीताराम येचुरी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि
ये जो आयोग है अनीति और दुर्नीति के लिए लाया गया है, ऐसा सीताराम येचुरी जी का कहना था, जो कि नेता है सीपीआई एम के। इनके द्वारा एक और बातें कही गई थी आलोचना के रूप में कि नीति आयोग को लाना जो है वो इस प्रकार से उनके एंगल से, उनके दृष्टिकोण से गलत है। उनको इस बात को उन्होंने इस रूप में कहा था कि केवल संज्ञा बदलने तथा शोषेबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सधेगा। ये कहना था सीताराम येचुरी जी का। तो येचुरी जी का दो कथन है जिसको आपको ध्यान देना है कि इनका कहना था आलोचनात्मक रूप से कि केवल संज्ञा बदलने तथा शोषेबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सधेगा, नंबर 1। और दूसरा कहा गया था कि अनीति और दुर्नीति के उद्देश्य से यह जो नीति आयोग है लाया गया था। तो अनीति और दुर्नीति के बारे में कहा गया था, आप याद रखेंगे, अनीति और दुर्नीति कोटेशन में देके कहेंगे ये बातें सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी जी के द्वारा कही गई है। पहला ये अनीति और दुर्नीति, और दूसरा संज्ञा बदलने तथा शोषेबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सधेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यही बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है मूल रूप से नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में।